कैश एंड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले अकाउंटिंग के बेस की बात करते हैं। अकाउंटिंग के बेस का मतलब है कि जब हम अकाउंटिंग का काम करते हैं, अकाउंटिंग का काम करते हैं मतलब जब हम किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ट्रांजैक्शंस को बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, उनका लेखा करते हैं, तो उसके अलग अलग आधार हो सकते हैं, बेस हो सकते हैं। मुख्य बेसिस में कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस आते हैं। एक तीसरा हाइब्रिड बेसिस भी प्रचलन में कहीं कहीं रहता है। कैश बेसिस यानी कि नकदी आधार। कैश बेसिस के आधार पे जहां पे अकाउंटिंग होती है वहां पे सीधा सिस्टम होता है कि चाहे कोई रेवेन्यू है यानी कि कोई रिसीप्ट है, बिजनेस के पास पैसा आ रहा है, चाहे कोई एक्सपेंसेस है यानी कि बिजनेस के पास से पैसा जा रहा है। अकाउंटिंग की बुक्स में हम रिकॉर्ड करते हैं इस आधार पे कि एक्चुअल में कैश आया या कैश गया। मतलब जब हमारे पास कैश आ जाए तो हम उसको अपनी रिसीप्ट माने, इनकम माने, रेवेन्यू माने और उसको रिकॉर्ड करें। ठीक वैसे ही अगर हम कोई खर्च करते हैं तो जब हम एक्चुअल में कैश पे कर दें किसी को, किसी खर्चे के नाम पे सैलरी दें, वेजेस दें, रिपेयर दें, मेंटेनेंस का दें, तो हम उसको कैश एक्सपेंस समझें यानी कि अपना खर्चा समझें और उसको खर्चे की तरह रिकॉर्ड करें। इस बेसिस में हम टोटल जो कैश रिसीप्ट होती हैं हमारी, उनका टोटल कर लेते हैं और कैश पेमेंट जो होती है उनको माइनस कर देते हैं और इस तरीके से हमारे पास प्रॉफिट या लॉस निकल आता है। अगर कैश रिसीप्ट मान लो 1 लाख है किसी की और कैश पेमेंट 60,000 है, तो इस आधार पे अगर अकाउंटिंग होगी कैश बेसिस पे जब, तो उस समय प्रॉफिट आ जाएगा 40,000। बड़ा ही साधारण सा तरीका है ये जो मेथड है काफी आसान है यूज करने में और अक्सर जो काफी छोटे लेवल के बिजनेसमैन होते हैं वो इस मेथड को अपनाते हैं। हालांकि ये कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है, ये स्टैंडर्ड मेथड नहीं है। दूसरा बेसिस होता है अकाउंटिंग का एक्रूअल बेसिस। एक्रू जो वर्ड है, एक्रू, इसको हिंदी में बोलते हैं उपार्जन यानी कि अर्जन करना। एक्रू हम तब बोलते हैं किसी चीज को जब हम अर्न कर लेते हैं, जब हम कुछ कमा लेते हैं और चाहे वो मिला नहीं हो हमको। जैसे मान लो हमने बैंक में 1,000 रुपये जमा कर दिए। अब बैंक में 1,000 रुपये जमा कर दिए, मान लो बैंक हमको जो इंटरेस्ट देता है वो 1% पर मंथ देता है। मैं इसको आसानी के लिए 1% पर मंथ देता हूं, 1% पर मंथ देता नहीं है बैंक कोई ब्याज, तो 1% पर मंथ मान लो देता है, तो 1 महीने बाद हम कहेंगे कि 1,000 रुपये पे 1% के रेट से 10 रुपये हमारी इनकम हो गई यानी कि इंटरेस्ट हमने अर्न कर लिया। तो मैं कहूंगा कि ये 10 रुपये मेरी इनकम हो गई, लेकिन क्या मुझे कैश में मिला है? नहीं, बैंक वाले ब्याज हमें कैश में तो देते नहीं, वो हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं और बैंक अकाउंट में भी क्रेडिट आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम करते हैं। ऐसा नहीं है कि हर महीने कर देंगे, उनका एक पर्टिकुलर पीरियड रहता है, सालाना, छमाही या तिमाही आधार पे वो इंटरेस्ट को क्रेडिट करते हैं। लेकिन 1 महीने बाद अगर मैं हिसाब लगाने बैठूं कि भी 1,000 को 1 महीना हो गया है, तो इस हिसाब से 1 महीने का ब्याज अगर 1% से मेरा 10 बनता है तो इसका मतलब 10 रुपया तो मैंने अर्न कर लिया। या मैं इसको ऐसे कह सकता हूं, जैसे मान लो कोई पर्सन कहीं पे जॉब करता है, कोई सैलरीड है और वो संस्था में जॉब करता है और वहां से उसको 10,000 रुपये पर मंथ की सैलरी मिलती है। अब वो 15 दिन बाद कहेगा कि भाई 15 दिन हो गए यानी कि आधा महीना हो गया, आधा महीना हो गया यानी कि मैंने 5,000 रुपये कमा लिए, अर्न कर लिए, लेकिन मिलेंगे तो नहीं, मिले तो नहीं, ये मिलेंगे जब महीना पूरा हो जाएगा। तो ये जो वाला कॉन्सेप्ट है कि 5,000 रुपये मैंने कमा लिए, इसी को कहते हैं एक्रू होना यानी कि अर्जन होना। एक्रूअल बेसिस पे जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो इसी तरीके से हम रिकॉर्ड करते हैं। वहां पे हम ये नहीं देखते कि एक्चुअल में कैश आया या कैश नहीं आया, एक्चुअल में कैश गया या कैश नहीं गया। एक्रूअल बेसिस एक स्टैंडर्ड मेथड है, जितनी भी कॉर्पोरेशंस हैं, कंपनीज हैं, इसी मेथड को अपनाती हैं और जितने भी अकाउंट्स जिनका ऑडिट होना आवश्यक होता है, वो ज्यादातर जितनी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो जितनी भी लिस्टेड कॉर्पोरेशंस हैं, सभी एक्रूअल बेसिस पे अपने बुक्स बनाती हैं। एक्रूअल बेसिस पे हमें एक्यूरेट प्रॉफिट का पता चलता है।
एक्रूअल बेसिस इस आधार पे काम करता है कि आपने अगर सेल किया है, अब सेल चाहे आपने कैश में किया है, नकद में किया है, और चाहे आपने क्रेडिट किया है यानी कि उधार में किया है। मान लो कैश सेल किया 5 लाख और 6 लाख का क्रेडिट सेल किया, तो टोटल सेल आपका 11 लाख हो गया, और यहाँ पे टोटल जो रेवेन्यू है आपकी वो 11 लाख रहेगी। ठीक वैसे ही मान लो इस महीने आपने टोटल जो एक्सपेंस कैश में कर दिए, खर्च हो गया सैलरी वेजेज का, वो मान लो 5 लाख रुपया हो गया, और 2 लाख की सैलरी ऐसी है आउटस्टैंडिंग है, यानी कि अभी दी नहीं है। मान लो आउटस्टैंडिंग सैलरी है आपकी जो देनी बाकी है, और वो 2 लाख रुपए सैलरी है, तो टोटल खर्चा आप 7 लाख लिखोगे। 5 लाख आप कर चुके हैं, 2 लाख आपकी सैलरी ड्यू हो चुकी है लेबर की या वर्कर्स की, आप उनको आने वाले दिनों में उसको पे करने वाले हैं, तो एक्चुअल में आपका खर्चा 7 लाख हो गया। तो इस आधार पे जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो प्रॉफिट 4 लाख निकलेगा। ये एक्रूअल बेसिस पे, ज्यादातर संस्थाएं एक्रूअल बेसिस पे ही अपने अकाउंट्स बनाती हैं। एक्रूअल बेसिस को हम मर्केंटाइल बेसिस के नाम से भी जानते हैं, मर्केंटाइल बेसिस भी इसको हम बोलते हैं, एक्रूअल बेसिस को। तीसरा हो जाता है हाइब्रिड बेसिस। हाइब्रिड बेसिस इन दोनों का एक ज्वाइंट मेथड होता है, इसको हम ज्वाइंट या मिक्स्ड भी बोल सकते हैं। तो हाइब्रिड मेथड ऐसा होता है जिसमें हम कुछ ट्रांजैक्शंस को तो कैश के बेस पे लिखते हैं और कुछ को हम एक्रूअल के बेस पे लिखते हैं। एक्रूअल के बेसिस पे ज्यादातर ऐसा तब होता है कि ये प्रोफेशनल्स वगैरह जब अपने अकाउंट्स बनाते हैं, डॉक्टर या एडवोकेट्स, तो इस टाइप के मेथड्स को वो अपना सकते हैं, हाइब्रिड मेथड को, जहां पे कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ऐसे केस में वो क्या करते हैं कि जो उनकी रेवेन्यू होती है, जो इनकम होती है एक्चुअल में, उसको तो वो कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं। जैसे जब वो मरीजों को देखते हैं तो एक्चुअल में जो कैश आता जाता है उनके पास, वो उनकी इनकम होती है, रेवेन्यू होती है। लेकिन खर्चों को वो एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं। एक्रूअल मतलब दुकान का किराया चाहे दिया या नहीं दिया है बाद में देंगे, इलेक्ट्रिसिटी का बिल कुछ दे दिया है, कुछ आने वाले समय में दिया जाएगा मान लो, लेकिन जितने भी खर्चे होंगे चाहे वो पे कर दिए हैं या नहीं किए हैं, उनको टोटल एक्सपेंस कहा जाएगा, माना जाएगा। तो जो इनके एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं ये अपने एक्सपेंसेस को, और अपनी रेवेन्यू को यानी कि रिसीप्ट को ये कैश बेसिस पे करते हैं, और इस मेथड को इसलिए हम हाइब्रिड बोल देते हैं। नेक्स्ट देखेंगे प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की प्रोसेस क्या है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से अकाउंटिंग की जाती है। देखिए, मैं जो ये वीडियोस बना रहा हूं, इनको मैं थॉरो स्टडी के पर्पज से बना रहा हूं। ये केवल टाइम पास नहीं है कि आपने क्वेश्चंस देखे, 4 महत्वपूर्ण आइटम्स बता दिए, उनसे हो गया। क्योंकि आजकल जो ट्रेंड भी है एग्जाम्स का, कंपटीशन एग्जाम जो आ रहे हैं, वो इस तरीके के नहीं है कि रटे रटाए क्वेश्चन जैसे प्रीवियस एग्जाम्स में आते रहे हैं उनको एज इट इज उठा के रख दिया जाता है। आजकल जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, बुक में कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए हमको थॉरो अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट की चाहिए, और मेरे ये वीडियोस अगर आप पूरी तरीके से देख लोगे तो आपके कॉन्सेप्ट काफी अच्छे हो जाएंगे। ज्यादातर जो वीडियोस मैं बना रहा हूं वो एनसीईआरटी बेस्ड हैं, या जिनमें अपडेशन रिक्वायर्ड है वो अपडेटेड मटेरियल इनमें दिया गया है हायर क्लासेस से। तो अभी जो पोर्शन चल रहा है बिजनेस का पोर्शन लगभग समाप्त है, हालांकि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हम बाद में और कवर करेंगे बिजनेस से रिलेटेड भी, जो हायर क्लासेस में पढ़ाए जाते हैं। कुछ हो चुके हैं, कुछ होने बाकी हैं। अभी अकाउंटिंग की बहुत डिमांड थी, बहुत ज्यादा आप लोग बोल रहे थे कि अकाउंटिंग का शुरू करिए, इसलिए अकाउंटिंग को मैं थॉरोली एक तरफ से स्टार्ट कर रहा हूं, और इसका पीडीएफ भी मैंने देना स्टार्ट किया है। जो वीडियो, जैसे आज ही का जो वीडियो मैं ये बना रहा हूं, इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। उसके लिए आप मेरे बिल्कुल फर्स्ट पेज पे वीडियो के पे जाएं, और वहां पे टेलीग्राम ग्रुप का मैंने लिंक दिया हुआ है। इसके अलावा मैं टेलीग्राम ग्रुप का अपने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इस वीडियो के प्रोवाइड कराऊंगा, वहां से भी आप ले सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करें, वहां पे पीडीएफ इसकी अपलोड हो जाएगी और आपको मिल जाएगी। खैर, आगे बढ़ते हैं। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। देखिए, अकाउंटिंग एक प्रोसेस तो है ही, एक एक्टिविटी है। कौन कौन से स्टेप्स हम अकाउंटिंग की प्रोसेस में अपनाते हैं। अकाउंटिंग की प्रोसेस क्या है? प्रोसेस का मतलब है जब हम अकाउंट्स तैयार करते हैं। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब ऑल दो स्टेप्स व्हिच आर टेकन व्हाइल प्रिपेयरिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो ये कंप्लीट जो है ये प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग कहलाती है। अकाउंटिंग की प्रोसेस में कई एक्टिविटीज हम करते हैं, जिसमें मेजर एक्टिविटीज आ जाती हैं। सबसे पहले अकाउंटेंट का काम होता है कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस है बिजनेस की, उन ट्रांजैक्शंस में पहचान करता है
कि कौन सी ऐसी उनको आइडेंटिफाई करता है और मेजर करता है। आइडेंटिफाई मतलब ये चेक करता है, आइडेंटिफाई करता है कि वेदर दे आर रिकॉर्डेबल और नॉट, क्या हम उनको रिकॉर्ड कर सकते हैं बुक्स में या नहीं। क्योंकि कंडीशन होती है अकाउंटिंग में, हम उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं जो मनी में मेजरेबल हैं। तो अगर वो मनी में मेजरेबल है तो अगला काम होता है मेजर करने का, यानी कि हम मेजर करते हैं कि भी कितने रुपए का। जैसे मान लो कोई अगर सेल परचेज है तब तो सीधा हमें पता होता है कि भाई 10,000 रुपए का सामान खरीदा तो हम लिख देंगे 10,000 रुपए का। लेकिन कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी होती हैं जैसे कि मान लो डेप्रिसिएशन लगा मशीनरी पे, अब हमें देखना होगा कि डेप्रिसिएशन जो मशीनरी पे लगा है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी किसी भी एसेट पे, फिक्स्ड एसेट पे, तो जो डेप्रिसिएशन लगा है उसको मेजर करना होगा कितना हुआ है, तो मेजरिंग का काम होता है। जब हम वंस वी हैव डिसाइडेड दैट इट शुड बी रिकॉर्डेड देन वी हैव टू रिकॉर्ड इट, यानी कि बुक्स में हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड जब करते हैं तो उसको हम जर्नल में या जो सब्सिडरी बुक्स होती हैं उनमें रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल में, कैश बुक में, परचेज बुक में, सेल्स बुक में या अन्य किसी भी बुक में रिकॉर्डिंग का काम होता है। नेक्स्ट इसके बाद होता है क्लासिफाइंग। जब हम जर्नल का काम यानी कि जर्नलाइजिंग का काम पूरा कर लेते हैं, जब हम एंट्रीज को पूरा कर लेते हैं तो उसके बाद काम आता है क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग में क्या करते हैं कि जर्नल में हमने एक तरफ से जो सारी एंट्री रिकॉर्ड कर रखी थी, 1 तारीख को, 2 तारीख को, 3 तारीख को, कोई सेल की थी, कोई परचेज की थी, कोई महेश को पैसा दिया, कोई सुरेश से पैसा लिया, ये सब हम जर्नल में रिकॉर्ड कर लेते हैं डेट वाइज, यानी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तिथिवार तरीके से। क्लासिफाइंग में क्या करते हैं, हम देखते हैं कि बहुत सारी ट्रांजेक्शन है, इनको अलग अलग अकाउंट्स बनाते हैं, क्लासिफाई करते हैं कि सेल्स वाली ट्रांजेक्शन एक तरफ, परचेज वाली एक तरफ, महेश वाली एक तरफ, और अब इन एक जैसी ट्रांजेक्शन्स को सेल्स वाली सारी ट्रांजेक्शन सेल्स अकाउंट में आ जाएंगी, परचेज वाली सारी ट्रांजेक्शन परचेज अकाउंट में आ जाएंगी, महेश वाली सारी ट्रांजेक्शन महेश वाले अकाउंट में आ जाएंगी। तो ये जब हम काम करते हैं तो हम क्लासिफाइंग कहते हैं, और इसको हम लेजर में करते हैं। क्लासिफाइंग का वर्क जो होता है ये लेजर में होता है, रिकॉर्डिंग का वर्क जो होता है वो जर्नल में या जर्नल की सब्सिडियरी बुक्स में होता है। ये भी डिटेल में आने वाले वीडियोस में हम बताएंगे कि जर्नलाइज का काम जिन बुक्स में होता है, कौन कौन सी बुक्स है और उनमें कैसे हम रिकॉर्ड करते हैं। क्लासिफाइंग का काम हम लेजर में करते हैं, और लेजर में किस तरीके से हम क्लासिफाई करते हैं, कैसे हम लेजर के अकाउंट्स बनाते हैं, ये भी आने वाले वीडियोस में सीखेंगे। खास तौर पे कंपटीशन के लिहाज से जो आवश्यक चीजें हैं वो पूरी, और साथ ही साथ कॉन्सेप्ट बढ़ाने के लिए डिटेल में भी समझेंगे। समराइजिंग में क्या होता है कि एक बार हमने क्लासिफाई कर लिया लेजर में, कैश अकाउंट की एंट्री कैश में, बैंक अकाउंट की बैंक में, सेल्स अकाउंट की सेल्स में, परचेज अकाउंट की परचेज में। जब बहुत सारे अकाउंट हमारे पास बन जाएंगे, कुछ अकाउंट्स ऐसे होंगे जिनका डेबिट बैलेंस आएगा, कुछ ऐसे होंगे जिनका क्रेडिट बैलेंस आएगा। तो क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम हम फॉलो करते हैं अकाउंटिंग में बेसिकली, तो उसमें डबल एंट्री सिस्टम में हमने थोड़ा पहले जान चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। अगर नहीं देखा है तो इससे पूर्व के वीडियो जरूर देख लें, वीडियो नंबर 60 जो है इसका या 61 है वो देख लें, उनमें क्लैरिफिकेशन हो जाएगा इसका बेटर। या इससे आने वाले जो वीडियोज है, इसके बाद जो वीडियोज आएंगे उनमें ज्यादा डिटेल इसकी मिल जाएगी। अभी आगे बढ़ते हैं। दरअसल जब क्लासिफाई कर लेते हैं तो बहुत सारे अकाउंट्स हमारे पास हो जाते हैं। अब मुश्किल होता है कि हम ये पहचानना क्या हमने सारी रिकॉर्डिंग कर ली है, क्या हमारी रिकॉर्डिंग करेक्ट हो गई है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं रह गई है। इस काम के लिए हम बनाते हैं समरी। जैसे पूरा मान लो कोई चैप्टर लिख देता है कोई राइटर, लास्ट में वो समरी लिखता है कि समरी में हमें छोटे रूप में पूरा पता चल जाता है कि क्या थी कहानी। तो ऐसे ही जब हमारी अकाउंटिंग पूरी तरह से रिकॉर्ड्स प्रिपेयर हो जाते हैं अकाउंटिंग के, तो हम एक समरी बनाते हैं। समरी में हमें क्या होता है, हमें छोटे रूप में सारी अपनी जो बुक्स के अकाउंट्स हैं वो दिख जाते हैं। जैसे कैश अकाउंट का बैलेंस दिख जाएगा, बैंक अकाउंट का दिख जाएगा, एक ही पेज पे सारे अकाउंट्स के बैलेंस हमें दिख जाएंगे, सेल्स अकाउंट का, परचेज अकाउंट का, फर्नीचर अकाउंट का, खाली इनके बैलेंस लिखे मिल जाएंगे। ये जो काम करते हैं हम इसको कहते हैं समराइजिंग। समराइजिंग में हमें पता चल जाता है कि डेबिट वाले अकाउंट्स कितने हैं टोटल, क्रेडिट वाले कितने हैं, डेबिट वालों का टोटल कितना है, क्रेडिट वालों का कितना है। डेबिट वाले अगर जितने भी अकाउंट्स उन सबके टोटल और क्रेडिट वाले जितने भी अकाउंट्स उन सबके टोटल अगर बराबर मैच हो जाते हैं तो ये एक तरह से ये चेक हो जाता है कि मैथमेटिकली कोई एरर नहीं बची है हमारे अकाउंट्स में, हमसे कुछ छूटा नहीं है और हमने कुछ डबल भी रिकॉर्डिंग नहीं किया है। हालांकि यहाँ पे मैं एक बात फिर से स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये जो समराइजिंग का काम है, हम ये मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक तो कर लेते हैं, लेकिन फिर भी ये कोई कंप्लीट प्रूफ नहीं होता है कि कोई एरर नहीं बची है। ठीक है, फिर भी एक हमें काफी हद तक एहसास हो जाता है।
तो ये काम हम समराइजिंग करते हैं, और समराइजिंग का जो काम है वो ट्रायल बैलेंस के तहत होता है, यानी कि हम इसमें एक ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस को भी आने वाले टॉपिक्स में हम डिटेल में समझेंगे। इसके बाद हम एनालाइजिंग और इंटरप्रेटिंग का काम करते हैं, यानी कि हम एनालाइज करते हैं ट्रांजैक्शंस को और उनको इंटरप्रेट करते हैं। एनालाइज करने का मतलब होता है कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो चुकी हैं, हम P&L अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, और इनके माध्यम से हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट और P&L के माध्यम से हम उनको एनालाइज करके देखते हैं क्या प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, टोटल असेट कितनी है, टोटल लायबिलिटी कितनी है, ये सब हमें जानकारी मिलती है। फिर उन जानकारियों से हम महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकालते हैं, जिसको हम इंटरप्रिटेशन कहते हैं। हम इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि जो हमने एनालाइज कर लिया सिचुएशन, उसके आधार पे अब हम अपनी राय जाहिर करते हैं। रिपोर्ट्स के माध्यम से हम रिपोर्ट जनरेट करते हैं, प्रॉफिट रिपोर्ट, डेटर्स रिपोर्ट, क्रेडिटर्स रिपोर्ट, पेबल्स रिपोर्ट, रिसीवेबल्स रिपोर्ट। इनके माध्यम से हम मैनेजर्स को, मैनेजमेंट को, ओनर्स को, या जो अन्य हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, बैंक्स को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, उनको जानकारी देते हैं, जो जानकारी उनको हमारे अकाउंट से चाहिए होती है। तो इस तरीके से ये अकाउंटिंग की प्रोसेस चलती रहती है। इसके बाद लास्ट में जब हम इन रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करते हैं और करने के बाद हम उनको कम्युनिकेट करते हैं, यानी कि इसको लास्ट जो इसका स्टेज रहता है उसको कहते हैं कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग में हम हमारी जो इन्फॉर्मेशन हमने फाइंड आउट की है उनको हम कम्युनिकेट करते हैं उसके यूजर्स को। जो हमारे यूजर्स होते हैं अकाउंट के, यूजर्स इंटरनल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। इंटरनल यूजर होते हैं जैसे हमारी मैनेजमेंट, एक्सटर्नल यूजर होते हैं जैसे गवर्नमेंट, बैंक, कस्टमर्स, सप्लायर्स। तो इन सबको हम इंफॉर्मेशन देते हैं जिस इंफॉर्मेशन की इनको रिक्वायरमेंट होती है, और इस तरीके से इसी क्रम में फिर से हम अपना नई ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूअसली चलती रहती है अकाउंटिंग में। अभी हमने बात की अकाउंटिंग की प्रोसेस की। अकाउंटिंग की प्रोसेस में एक काफी महत्वपूर्ण बात होती है ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग की प्रोसेस में बार बार आता है, इवन जो पहला इसका वीडियो था जस्ट अकाउंटिंग का, उसमें हमने बताया था वहां पे कि अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग में हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शंस को और इवेंट्स को, उन ट्रांजैक्शंस को और इवेंट्स को जो मनी में मेजरेबल होती हैं, उनको हम अकाउंटिंग की बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो ये जो ट्रांजैक्शन है इसका साधारण मीनिंग है क्या? पहले साधारण मीनिंग जो है इसका वो क्या है, गिव एंड टेक का जहां पे एस्पेक्ट आ जाए, यानी कि एक तरफ लेना और एक तरफ देना, उसको हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। इवन हिंदी में इसको कहा भी जाता है लेन देन। ट्रांजैक्शन को हम हिंदी में बोलते ही हैं लेन देन, यानी कि लेना और देना। लेना और देना जनरली क्या होता है कि हम जब भी कोई किसी के साथ कोई सौदा करते हैं तो कुछ देते हैं कुछ लेते हैं। जैसे मान लो दुकानदार से हमने बुक्स खरीदी, तो हमने बुक्स उससे खरीदी, तो बुक्स हमने ली और कैश हमने उसको पे किया, कैश हमने दिया। तो ये क्या हो गई, ये एक ट्रांजैक्शन हो गई। हालांकि अकाउंटिंग में जो ट्रांजैक्शन होती है किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में या इवन नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, उनको हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंटिंग में जो रिकॉर्ड करते हैं हम ट्रांजैक्शंस को, तो ये वैसी ट्रांजैक्शन होती हैं जहां पे एक्सचेंज होता है इकोनॉमिक कंसीडरेशन का बिटवीन टू एंटिटीज, यानी कि कम से कम दो पक्ष होते हैं, उनके बीच में आपस में ट्रांजैक्शन होता है, और वो एक टू फोल्ड इफेक्ट रखता है, यानी कि दो तरफा इफेक्ट होता है। दो तरफा इफेक्ट का मतलब होता है कि उसमें दो चीजें कम से कम प्रभावित होती हैं, कम से कम, ज्यादा भी हो सकती हैं, और उस प्रभाव को हम रिकॉर्ड करते हैं। अब इस ट्रांजैक्शन को थोड़ा डिटेल में जानते हैं अकाउंटिंग के संदर्भ में, या कहो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में के संदर्भ में। ट्रांजैक्शन का मतलब यहाँ पे ब्रॉड रूप में लिया जाता है। केवल ऐसा नहीं है कि हम बाहर से कोई सेल करेंगे या परचेज करेंगे तभी हम उसको ट्रांजैक्शन करेंगे। ट्रांजैक्शन इंटरनल भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी हो सकती है। किसी संस्था में जब हम किसी संस्था के बुक्स बनाते हैं तो हम उस संस्था को, यानी कि उस इंस्टीट्यूशन के अकाउंट्स को रिकॉर्ड करते हैं, ना कि ओनर्स के को। इसलिए उस इंस्टीट्यूशन में जब भी कोई दो तरफा बदलाव होता है, यानी कि जब कोई ऐसा एस्पेक्ट आता है कि दो चीजें प्रभावित हों, तो हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। जैसे गुड्स खरीदी है तो सबको सिंपल लगता है कि वो परचेज किया है तो दो तरफा ट्रांजैक्शन हुई है, कुछ गया है कुछ आया है। सेल किया है तब भी ट्रांजैक्शन हुई है, कुछ गया है कुछ आया है। आपने अगर सैलरी दी है अपने एम्प्लॉइज को तो ये भी एक ट्रांजैक्शन है, सैलरी, इसमें भी डुअल एस्पेक्ट प्रभावित हुआ है, क्योंकि एक तरफ जब आपने सैलरी दी तो जो आपने सैलरी दी वो आपके लिए खर्चा है, एक्सपेंस है, ये एक प्रभाव हो गया, आपकी संस्था का खर्चा बढ़ गया। दूसरी तरफ आपने सैलरी दी तो कुछ कैश दिया होगा, तो कैश चला गया यानी कि एसेट चली गई, तो दो एस्पेक्ट हो गए। ठीक वैसे हर ट्रांजैक्शन में, इवन मान लो मशीन पे डेप्रिसिएशन लगा आपकी पे, यहाँ पे भी
आपको लगेगा कि भाई ये तो कोई ट्रांजैक्शन हुई नहीं, डेप्रिसिएशन लगा है, मशीन की कीमत कम हुई है, लेकिन ये भी ट्रांजैक्शन है इसलिए इसको भी रिकॉर्ड करते हैं। इसका भी टू फोल्ड इफेक्ट होता है। कैसे होता है जी टू फोल्ड इफेक्ट डेप्रिसिएशन का? आप कोई भी चीज जिसका टू फोल्ड इफेक्ट होगा उसी को रिकॉर्ड करते हैं। टू फोल्ड इफेक्ट होगा नहीं रिकॉर्ड करेंगे। ट्रांजैक्शन की खासियत है टू फोल्ड इफेक्ट होना, दो तरफा। डेप्रिसिएशन लगा मशीन पे तो कैसे होता है टू फोल्ड? मशीन की आपकी कीमत कम हुई, डेप्रिसिएशन का मतलब है मशीन में घिसावट हुई, तो मशीन की कीमत कम होने से आप पे दो तरफा प्रभाव पड़ा। पहला प्रभाव ये पड़ा कि आपकी एक एसेट की कीमत कम हो गई, वैल्यू कम हो गई, यानी कि जो मशीन है, जो एसेट है, उसकी कीमत कम हो गई, ये एक प्रभाव हुआ। दूसरा प्रभाव हुआ आपकी मशीन की कीमत कम हुई तो ये आपका एक्सपेंस भी है, आपका खर्च भी है। तो एक तरफ आपका खर्च बढ़ गया एक्सपेंस, दूसरी तरफ आपकी एसेट कम हो गई, तो दो तरफा प्रभाव हुआ। और इसको हम दो तरफ रिकॉर्ड करेंगे। एक तरफ हम एसेट में रिकॉर्ड करेंगे, एसेट को क्रेडिट कर देंगे, कम कर देंगे, वो आने वाले उसमें बताएंगे, हम डेबिट क्रेडिट के रूल बताएंगे डिटेल में, तब पता चल जाएगा। तो अभी के लिए ये समझ लें कि जो ट्रांजैक्शन होती है उनके टू फोल्ड इफेक्ट होते हैं और आपको इस तरीके से उनकी पहचान करनी होती है। इसके अलावा बिजनेस ट्रांजैक्शंस यूजुअली एविडेंस्ड होती हैं। अब यूजुअली यानी कि आमतौर पे, अब हरगिज ऐसा नहीं है कि हर ट्रांजैक्शन एविडेंस्ड होगी। इसका मतलब ये है कि जो बिजनेस ट्रांजैक्शन होती हैं ज्यादातर कॉमन आधार पे ऐसा होता है कि वो एविडेंस्ड होती हैं, यानी कि कोई ना कोई प्रूफ होता है, एविडेंस होता है उनके लिए। किसी एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट को हम एविडेंस मानते हैं, जैसे कैश मीमो, अगर कहीं से कैश में परचेज किया हमने सामान, इनवॉइस कहीं पे उधार खरीदा उधार बेचा तो इनवॉइस क्रिएट होते हैं, उधार खरीद लाए सामान कहीं से तो इनवॉइस मिल जाता है। सेल्स बिल या पे इन स्लिप या चेक या सैलरी स्लिप, आप पेट्रोल डलाएंगे तो वहां की रिसिप्ट मिल जाएगी, खाना खाएंगे तो वहां का बिल मिल जाएगा। जो कुछ भी आपके पास पेपर मिलेगा किसी ट्रांजैक्शन के अकर होते समय, उसको वो हमारे लिए एक एविडेंस का काम करता है। तो जो ज्यादातर ट्रांजैक्शंस होती है उनमें एविडेंस होता है। हालांकि कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी होती हैं जहां पे एविडेंस नहीं भी होता है, तो हम उसको यहां पे समझेंगे वाउचर के केस में। अभी ट्रांजैक्शन पे ही चल रहे हैं, लेकिन वाउचर आ गया है वर्ड, इसलिए मैं कहूंगा कि एक तो जो ये है इनको भी हम वाउचर बोल सकते हैं। वाउचर जो होता है इसको हिंदी में कहते हैं प्रमाणक। वाउचर को हिंदी में हम कहते हैं प्रमाणक, यानी कि किसी चीज का प्रमाण होता है कि भी कोई ट्रांजैक्शन हुई है, घटना घटित हुई है, कोई लेना देना हुआ है। ये डॉक्यूमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो प्रोवाइड करता है एविडेंस, प्रूफ किसी ट्रांजैक्शन का, उसको हम सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं। अब ये महत्वपूर्ण बात है, सोर्स डॉक्यूमेंट। जैसे आपने खाना खाया, बिल लिया, तो वो बिल क्या है? वो सोर्स डॉक्यूमेंट है। अकाउंटेंट उसको संभाल के रख लेगा क्योंकि वो सोर्स का डॉक्यूमेंट है। जहां पे सोर्स था, जहां पे खर्च हुआ पैसा, उस जगह से मिला। आपने पेट्रोल डलाया, सोर्स डॉक्यूमेंट मिलेगा। आपने टिकट ली एयर की, रेलवे की, वो सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं। आपने परचेज किया, परचेज बिल लिया, रिसिप्ट लिया, मीमो लिया, या अब इन्हीं को हम वाउचर भी बोल देते हैं। ये एक ही बात है, लेकिन ये याद रखें कि जो वाउचर है ये ज्यादा ब्रॉड टर्म है। सोर्स डॉक्यूमेंट भी वाउचर हो सकता है। कहीं कहीं पे हमें सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं मिलते हैं तो हम वाउचर खुद से क्रिएट करते हैं, क्योंकि जो वर्ड सोर्स डॉक्यूमेंट है इसका मतलब है जो सोर्स पे डॉक्यूमेंट जनरेट हुआ, और वाउचर का मतलब होता है प्रमाण, यानी कि प्रमाण। तो ये प्रमाण भी रहता है, इसलिए इसको हम वाउचर बोल सकते हैं। इसके अलावा कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपको नहीं मिलता कुछ ट्रांजैक्शन का। जैसे आपने रिक्शा किया तो रिक्शे वाला रिसीट नहीं रखता है, आपको कहां से बिल देगा? वहां से आपको नहीं मिलेगा। आपने किसी छोटी मोटी जगह से कोई सॉफ्ट ड्रिंक खरीद ली, कुछ सामान परचेज कर लिया, आपको नहीं मिलेगा। आपने किसी लेबर से काम कराया, मजदूर से, तो वो मजदूर आपको कहां से देगा? आपने सामान उठवाया था भाड़ा, उससे मतलब यूज किया सामान, एक से दूसरी जगह रखवा दिया। तो बहुत सारे ऐसे खर्चे भी हो जाते हैं, पैटी एक्सपेंसेस, ज्यादातर छोटे खर्चे जो होते हैं, पैटी का मतलब स्मॉल एक्सपेंसेस, वहां पे आपको ये जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है ये नहीं मिल पाते हैं। तो इस केस के लिए बिजनेस क्या करती हैं, यानी कि फर्म जो होती हैं वो क्या करती हैं ज्यादातर, वो वाउचर, वो एक पेपर क्रिएट करते हैं स्वयं में, जिसको हम वाउचर बोल सकते हैं, यानी कि स्वयं का ये वाउचर बना लेते हैं। वाउचर एक प्रिंटेड पेपर होता है, वो हर संस्था में अलग अलग हो सकता है, इसका कोई सेट फॉर्मेट नहीं है। कोई भी संस्था अपनी सुविधा के अनुसार एक वाउचर बना लेती है। वाउचर का फॉर्मेट भी अभी दिखाएंगे। जनरली संस्था अपना नाम लिख देती है उसमें, जो संस्था है उसमें डेट छपी होती है, और उसमें हम बाकी कुछ कॉलम्स ऐसे रहते हैं जो खाली रहते हैं, उनको हम फिल कर देते हैं कि किसको कितना रुपया दिया, जो डेबिट होगा, किसको कितना रुपया लिया, कोई क्रेडिट होगा या जो भी होगा,
डिटेल में, उस सब की रिकॉर्डिंग उसमें हम कर देते हैं और उस वाउचर पे हम साइन करा लेते हैं किसी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी का। जैसे मान लो आप एम्प्लॉई हैं, आप गए, आपने रिक्शा किया, रिक्शा पे 200 रुपये खर्च हो गए, आप ऑफिस में आए तो ऑफिस की जो भी अथॉरिटी होगी, मतलब जिसके साइन इस मामले में, जिसको राइट होगा, अधिकार होगा, जिसके साइन चलेंगे, उनके पास हम जाएंगे कि साहब हमने 200 रुपये खर्च किए हैं, वो हमारी ऑथेंटिसिटी दे देंगे, हाँ साहब हमने भेजा था इनको काम से, इतने रुपए इसके जायज हैं, तो वो साइन कर देंगे। जब वो साइन कर देंगे तो ये डॉक्यूमेंट हमारा ऑथेंटिक हो जाएगा और हम अकाउंटेंट को दे देंगे इसको, अकाउंटेंट उसको जमा कर लेगा और हमें 200 रुपये दे देगा कि हमारे खर्चा हुआ। तो इस तरीके से जो वाउचर्स हैं ये हमारे तैयार हो जाते हैं और वाउचर्स के बेस पे ही अकाउंटिंग में फिर रिकॉर्ड्स किया जाता है, क्योंकि जब हम अकाउंट तैयार करते हैं तो हर ट्रांजैक्शन का एक प्रूफ होना जरूरी होता है, उस प्रूफ के तौर पे काम करता है वाउचर। वाउचर्स को हम एक फाइल में लगा देते हैं, हर संस्था अपने यहाँ पे वाउचर्स की फाइल रखती है, फाइलिंग करती है, एक महीने के वाउचर्स को सीरियल नंबर्स लगा दिया जाता है और अलग अलग महीने की अलग अलग फाइल्स बना दी जाती हैं जिनको हम वाउचर फाइल कहते हैं। वाउचर जब बन जाते हैं उनके आधार पे जर्नल में एंट्रीज होती हैं। अब क्योंकि जो वाउचर होते हैं वो इस बात के प्रमाण होते हैं कि कोई घटना घटित हुई, यानी कि हमारी बुक्स में अगर लिखा है कि सैलरी 50,000 दी तो वाउचर होना चाहिए, सैलरी के बिल होंगे वहां पे, वाउचर जो सैलरी बिल बनाएगा हमारा वहां से मिल जाएगा वाउचर। हमारे बाहर खर्चे हुए, रिफ्रेशमेंट पे खर्चा हुआ तो रिफ्रेशमेंट के बिल्स होंगे तो वो वाउचर काम आ जाएंगे हमारे। अब वाउचर्स को कब तक रखना चाहिए? तकरीबन वाउचर्स को तब तक तो आवश्यक रूप से संभाल के रखा जाता है जब तक टैक्स असेसमेंट नहीं हो जाए या ऑडिट वगैरह नहीं होता है, क्योंकि ऑडिटर जो है वो मांग सकता है वाउचर, या टैक्स असेसमेंट के केस में टैक्सेशन अथॉरिटीज भी प्रूफ मांग सकती हैं हमारे खर्चों का। अब एक ट्रांजैक्शन जहां पे एक डेबिट हो और एक क्रेडिट हो, यानी कि एक चीज आई हो और एक चीज गई हो, ऐसा जो ट्रांजैक्शन होती है उसके लिए हम जो वाउचर बनाते हैं उसको सिंपल ट्रांजैक्शन के लिए उसको हम ट्रांजैक्शन वाउचर बोलते हैं। ट्रांजैक्शन वाउचर का एक ये फॉर्मेट है, इस तरीके से हम बना सकते हैं। नेम ऑफ द फर्म, फर्म का नाम यहाँ पे लिख दिया जाता है, प्रिंटेड रहता है ज्यादातर फर्म्स के वाउचर, वाउचर नंबर लिख देते हैं, हर वाउचर का एक सीरियल नंबर होता है जिससे कि हमें पहचान हो जाए जब हमें चेक करनी पड़े बुक्स और वहां पे हमें देखना है कि कोई एंट्री जो है उसका वाउचर कहाँ है, तो वाउचर का नंबर उस एंट्री के साथ लिखा होगा। आप कभी जर्नल बनाएंगे, जैसे जर्नल आपने पहले बनाए भी होंगे और हम भी आने वाले वीडियोस में जर्नल बताएंगे, तो जर्नल जब हम बनाते हैं वहां पे एक कॉलम होता है बाकायदा वाउचर नंबर का, तो इस वाउचर का जो नंबर होता है वो वहां पे हमको देखने को मिलता है। वाउचर नंबर डल जाता है, यूनिक होता है हर वाउचर का नंबर, डेट होती है वाउचर की। अब कौन सा अकाउंट डेबिट होगा यहाँ पे लिखा जाता है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा यहाँ पे लिखा जाता है, कितना रुपया है यहाँ पे लिखा जाता है, नरेशन यानी कि ब्रीफ जो इंट्रोडक्शन होती है यहाँ पे लिख दी जाती है। अब किसने ऑथराइज किया, जो अधिकारी होता है उसका साइन रहता है, प्रिपेयर जिसने वो प्रिपेयर किया उसका साइन रहता है, आमतौर पे अकाउंटेंट का या जिस व्यक्ति ने खर्च किया। तो ट्रांजैक्शन वाउचर में हमने देखा कि एक डेबिट एक क्रेडिट होता है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है कि एक ही अकाउंट एक डेबिट और एक क्रेडिट हो, कई दफे मल्टीपल डेबिट या मल्टीपल क्रेडिट हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि कई डेबिट हो और एक क्रेडिट हो, जैसे हमने मान लो सैलरी भी दी, वेजेज भी दिया, तो अब इसकी एंट्री जो लोग जानते हैं उनको पता होगा, हम लिखेंगे सैलरी डेबिट, सैलरी दी, वेजेज डेबिट तो वेजेज दी और टू कैश। अब क्रेडिट तो एक ही हो गया और डेबिट दो हो गए, तो ऐसा हो सकता है। या कभी ऐसा हो सकता है कि डेबिट एक है क्रेडिट कई है, जैसे मान लो हमने गुड्स परचेज की तो हम लिखेंगे परचेज डेबिट, परचेज किया हमने गुड्स को, और कुछ पैसा हमने कैश में दिया तो लिखेंगे टू कैश, कुछ के लिए हमने चेक दिया तो हम लिखेंगे बैंक। तो इस तरह क्रेडिट ज्यादा हो सकते हैं, डेबिट एक हो सकता है, ऐसी बहुत सारी एंट्री हो सकती हैं। ऐसे केस में हम जो वाउचर बनाते हैं उनको बोलते हैं कंपाउंड वाउचर। हाँ, अब यहाँ पे मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहूंगा, अलग अलग बुक्स में कई दफा टाइप्स ऑफ वाउचर जो होते हैं उनके अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम मिल जाएंगे, कहीं पे कैश वाउचर मिल जाएगा। देखिए दरअसल ये यूज के हिसाब से होते हैं, मैं जो वाउचर बता रहा हूँ ये एनसीईआरटी के बेस पे बता रहा हूँ, क्योंकि पहले भी आया था हमारा कि वाउचर्स का कोई ना तो सेट फॉर्मेट होता और ना सेट काउंटिंग होती है कितने वाउचर होंगे, ये अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग। जैसे आजकल ऑनलाइन अकाउंटिंग होती है, टैली में जो वाउचर्स हैं तो वहां पे टैली के जो वाउचर्स हैं सिस्टम जो वहां पे बताया गया वो वाउचर आपको मान्य होंगे। तो इसलिए ये वाउचर कितने भी और कितने भी प्रकार के हो सकते हैं, इनकी कोई फिक्स्ड काउंटिंग या लिमिट नहीं है, संस्थाएं अपने अनुसार इन वाउचर्स को क्रिएट कर सकती हैं।
आमतौर पे ट्रांजैक्शन वाउचर जो एनसीईआरटी बेस्ड है, मैं उसको यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। कंपाउंड वाउचर कहेंगे जब एक तरफ कम से कम 2 अकाउंट हो जाए, दूसरी तरफ 1 हो। अब ये भी डेबिट वाउचर हो सकते हैं, क्रेडिट वाउचर हो सकते हैं। डेबिट वाउचर उस केस में कहते हैं जब हमारे पास जो ट्रांजैक्शन डेबिट की वो कई हो, जैसे डेबिट की ट्रांजैक्शन 2 या 2 से ज़्यादा हो जाए और क्रेडिट की 1 है, तो हम उसको बोलेंगे कि ये डेबिट वाउचर है। इस तरह से फॉर्मेट डेबिट वाउचर का बन जाता है। डेबिट वाउचर लिखा रहता है, फर्म का नाम, डेट, वाउचर नंबर। अब क्रेडिट अकाउंट कौन सा होगा वो लिख दिया जाता है और अमाउंट। और डेबिट अकाउंट जो होते हैं वो यहाँ पे लिखे रहते हैं, क्योंकि डेबिट अकाउंट कई हैं तो उनके सबके अलग अलग नाम आ जाते हैं, सैलरी, वेजेज, स्टेशनरी। इसके बाद है क्रेडिट वाउचर। इसी तरीके से जब क्रेडिट अकाउंट कई हो तो वहां पे क्रेडिट वाउचर बन जाता है। क्रेडिट के आइटम कई हैं, डेबिट का एक ही है तो डेबिट अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा, वाउचर नंबर यहाँ पे आ जाएगा, अमाउंट यहाँ पे, डेट यहाँ पे। तो इस तरीके से वाउचर्स को क्रिएट किया जाता है। जैसे मान लो मैं इसको क्रिएट करके दिखा देता हूँ। नेम ऑफ द फर्म, मान लो हमारी फर्म है गुप्ता ब्रदर्स, तो यहाँ पे लिख देंगे गुप्ता ब्रदर्स लिख देंगे और यहाँ पे डेट लिख देंगे। मान लो आज की डेट में कोई ट्रांजैक्शन हो रही है तो 7 दिसंबर 2020 आ जाएगा। वाउचर नंबर मान लो ये आज का इस डेट का, या वो अलग अलग संस्था चाहे तो महीने के जहाँ पे कम ट्रांजैक्शन होती है तो वो मंथली नंबर दे सकते हैं, वीकली दे सकते हैं या डेली बेसिस पे। वाउचर नंबर मान लो ये आज का पहला ही वाउचर है तो वाउचर नंबर 1 दे देंगे। और डेबिट अकाउंट हो जाएगा जिस अकाउंट को हम डेबिट कर रहे हैं। मान लो हमारे पास जो परचेज हम कर रहे हैं तो यहाँ पे लिख देंगे परचेज अकाउंट, परचेज लिख दिया। और अमाउंट जो है मान लो टोटल 50,000 की परचेज है तो यहाँ पे 50,000 लिख देंगे। क्रेडिट में हम लिख देंगे सीरियल नंबर 1 2 3 जितने भी होंगे। कोड यहाँ पे दे दिया जाता है, जो उनका कोड दिया जाएगा किसी पर्टिकुलर अकाउंट को। अकाउंट का नाम मान लो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि भाई हमने परचेज किया है तो कुछ कैश पेमेंट की, तो यहाँ पे लिख देंगे कैश। अमाउंट जितना कैश में दिया, मान लो 10,000 दिया। उसके बाद बाकी जो है वो मान लो क्रेडिट है तो उसके लिए लिख देंगे जिससे हमने खरीदा उस पर्सन का नाम आ जाता है, पार्टी का नाम आ जाएगा। जैसे मान लो हमने महेश से परचेज किया है तो महेश के नाम लिख दिया कि भाई 20,000 का जो रुपया है हम बाद में देंगे। बाकी के हमने लिए कोई डीडी दिया है, डिमांड ड्राफ्ट दिया है, उसके लिए हम लिख देंगे बैंक लिख देंगे। तो इस तरीके से हम ये 20,000 रुपीज़, इस तरीके से और भी कोई ट्रांजैक्शन होगी तो यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे नरेशन लिख देते हैं, यानी कि जो घटना घटित हुई है कि ये कैश पेड है 10,000, इसमें लिख देंगे कि ये परचेज फ्रॉम महेश। यहाँ पे लिख देंगे कि ड्राफ्ट पेड, पेमेंट मेड बाय ड्राफ्ट। और इस तरह प्रिपेयर्ड बाय, जिसने प्रिपेयर किया, अकाउंटेंट आमतौर पर प्रिपेयर करता है, और ऑथराइज्ड बाय जो अधिकारी होता है ऑफिस का वो यहाँ पे साइन कर देता है। इस तरह ये वाउचर बन जाता है। अब इस वाउचर के आधार पर जर्नल में एंट्री होती है और इस वाउचर को वाउचर फाइल में लगा दिया जाता है। जब कभी ऑडिटर मांगेगा तो ये इस वाउचर को दिखाया जा सकता है। इवन इस वाउचर के साथ अगर कोई रिसिप्ट होती है या पेमेंट का कोई मेमो होता है वो भी इसके साथ अटैच कर दिया जाता है, वाउचर फाइल में ही रखा जाता है, जो सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं उसको भी। कुछ वाउचर ऐसे भी हो सकते हैं, यानी कि कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी होती हैं जब डेबिट भी मल्टी हो, क्रेडिट भी मल्टी हो, यानी कि बहुत सारे डेबिट हो रहे हो एक साथ, बहुत सारे क्रेडिट हो रहे हो। तो ऐसे केस में हम जो वाउचर्स बनाते हैं उसको हम जर्नल वाउचर या कॉम्प्लेक्स वाउचर बोलते हैं, और वो इस तरीके से बन जाता है। नेम ऑफ द फर्म, डेट यहाँ पे लिख देंगे, वाउचर नंबर, डेबिट अकाउंट्स की लिस्ट यहाँ पे आ जाती है और क्रेडिट अकाउंट्स की लिस्ट यहाँ पे आ जाती है। उसी तरीके से ऑथराइज किसने किया, प्रिपेयर किसने किया, ये सब जानकारी इसमें प्रोवाइड करा दी जाती है। और इस वीडियो का जो लास्ट टॉपिक है आज का, ये है अकाउंटिंग इक्वेशन। थोड़ा लंबा वीडियो बना है, और अगर आप 10 मिनट का 2 मिनट का ब्रेक लें तो वीडियो को पॉज कर दें आराम से, क्योंकि इसको फ्रेश माइंड से देखें। मैं थोड़ा ज़्यादा मटेरियल इसलिए ले लेता हूं क्योंकि कोर्स कंप्लीट के लिए डिटेल में तभी हो पाएगा। इसको आप पॉज करके 1-2 मिनट और उसके बाद देखें आराम से, नए सिरे से फ्रेश हो करके अकाउंटिंग इक्वेशन को। अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या, इसको समझें सबसे पहले। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ये एक इक्वेशन है, यानी कि मैथमेटिक्स जैसा कोई इक्वेशन है, लेकिन ये अकाउंटिंग के इक्वेशन है जो मैथमेटिकल फॉर्म में हम दिखा देते हैं। इसको हम बैलेंस शीट इक्वेशन भी बोलते हैं। ये हमें रिलेशनशिप बताता है एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल में, यानी कि किसी संस्था की एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल्स का रिलेशन क्या है, इसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन से शो करते हैं।
अकाउंटिंग इक्वेशन बेस्ड होता है डबल एंट्री अकाउंटिंग पे। हम जो डबल एंट्री अकाउंटिंग करते हैं, एक एस्पेक्ट डेबिट का रहता है, एक क्रेडिट का रहता है, ये डबल एंट्री अकाउंटिंग है और इसको ही शो करता है अकाउंटिंग इक्वेशन, इसको ट्रू सिद्ध करता है। इक्वेशन में आमतौर पे तीन चीजें रहती हैं, एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल। जो कैपिटल होती है उसको हम केवल इक्विटी या ओनर्स इक्विटी के नाम से भी जानते हैं और लायबिलिटीज को क्रेडिटर्स इक्विटी भी बोल देते हैं और एसेट्स को हम टोटल इक्विटी भी बोल देते हैं। यहां पे एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है अकाउंटेंसी का, उसको समझेंगे। दरअसल लायबिलिटी और कैपिटल ये दोनों ही लायबिलिटी होती हैं। इसको हम इंटरनल लायबिलिटी बोल देते हैं कैपिटल को, और जो बाहर वालों का पैसा रहता है क्रेडिटर्स इक्विटी, इसको हम एक्सटर्नल लायबिलिटी बोल देते हैं। याद रखें ये दोनों ही लायबिलिटी हैं फर्म के ऊपर, क्योंकि जब हम अकाउंटिंग बनाते हैं तो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि जो बिजनेस होता है, बिजनेस और जो बिजनेस का ओनर रहता है वो दोनों ही अलग अलग एंटिटी होते हैं, दोनों ही अलग अलग इकाई होते हैं। तो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट जो होता है अकाउंटिंग का वो यही कहता है कि बिजनेस अलग, मालिक अलग। आप सोल ट्रेडर हैं, आप पार्टनरशिप में हैं, आप कंपनी में हैं, आप जो भी हैं, बिजनेस अलग, मालिक अलग, ये कहता है अकाउंटिंग का सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। अब बात आती है, ये दोनों ही इसलिए लायबिलिटी हो जाते हैं क्योंकि मालिक भी बाहर का माना जाएगा अकाउंटिंग के हिसाब से। इंटरनल लायबिलिटी है ये एक्सटर्नल लायबिलिटी है। क्योंकि मालिक है इसलिए इसको इंटरनल लायबिलिटी में रख दिया जाता है। टोटल इक्विटी यानी कि एसेट। अब जो आप फंड यानी कि बिजनेस आपने चलाया, फर्म आपने चलाई, तो फंड के पास, ये बिजनेस के पास जो फंड आता है वो आता है कहां से? या तो ओनर लगाता है, ओनर लगाता है तो वो ओनर की इक्विटी हो गई, कैपिटल हो गई, या तो ओनर कैपिटल लगाता है, या आप किसी से लोन लेते हैं, पैसा लेते हैं, तो वो लायबिलिटी हो गई। ये जो लायबिलिटी और कैपिटल है ये दोनों मिलकर के कहलाते हैं सोर्सेज ऑफ फंड्स। सोर्सेज ऑफ फंड्स यानी कि फंड, रुपया, धन, कोष के सोर्स क्या है, कहां से मिला आपको, ये सोर्स है। और जो आपके पास फंड आए उनका आपने क्या किया, उनको आपने कुछ आपने कैश के रूप में रखे, कुछ से फर्नीचर खरीद लिया, कुछ से मशीन खरीद ली, अल्टीमेटली वो सब आपकी एसेट है। और इसलिए जो एसेट होती हैं इनको हम बोलते हैं यूजेज ऑफ फंड्स। इनको हम बोलते हैं यूजेज, या यूजेज की जगह एप्लीकेशन भी लिख दिया जाता है, यूजेज या एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके सोर्सेज ऑफ फंड कह रहे हैं कि 10 लाख रुपया आपकी लायबिलिटी या कैपिटल है। इसका मतलब आपके जो सोर्स हैं उससे आपको 10 लाख मिला, तो आपकी जो यूज है वो भी 10 लाख होना चाहिए, चाहे वो कैश है, यानी कि जो सोर्स है आपके, आपका यूज भी उतना ही होना चाहिए। कैश, एसेट, मशीन, फर्नीचर, प्लांट, बिल्डिंग, कुछ भी रखो, आपके पास ये 10 लाख का होना ही चाहिए। यही कहती है ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन है, वो कहती है कि सोर्स बराबर यूज के होना चाहिए। अब आपको लगेगा कि मान लो हमने तो बाहर वाले को खर्च कर दिया, तब कैसे देखेंगे? कोई बात नहीं, तब ऐसे देखेंगे। मान लो 1 लाख रुपए आपने सैलरी दे दी, तो आपकी जो एसेट है वो कम हो जाएगी, 1 लाख चला जाएगा, 9 लाख बचेगी। और सैलरी दी तो खर्च हो गया, खर्च हो गया तो वो कैपिटल में से घट जाता है, तो 10 लाख में से कैपिटल में से 1 लाख चला जाएगा, ये भी 9 लाख बचेंगे। इसको हम डिटेल में अभी समझेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन में, इस पूरे कॉन्सेप्ट को। तो आपके जो सोर्स है हमेशा वो यूजेज के बराबर होनी चाहिए, इसी बात को कहता है अकाउंटिंग इक्वेशन। इसको हम डिटेल में जब लिखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन को, तो इस तरीके से लिखते हैं कि आपकी जो टोटल एसेट्स हैं, टोटल एसेट्स हैं वो बराबर होनी चाहिए आपकी लायबिलिटीज और कैपिटल के। यानी कि अगर आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं और आपने 1 लाख रुपया अपने घर से लगाया और 2 लाख रुपया आपने लोन लिया, तो कुल मिलाकर के आपके पास 3 लाख रुपए हो गए और आपके पास 3 लाख की एसेट होनी चाहिए, ये कहती है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन को हम बैलेंस शीट इक्वेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि जो बैलेंस शीट है उसका बेस भी यही होता है अकाउंटिंग इक्वेशन। आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद होगा, जो सोल ट्रेड या पार्टनरशिप फर्म बनाती है बैलेंस शीट, वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बनाती हैं। और जब हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बनाती हैं तो हम लिखते हैं उनके यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं लायबिलिटीज को,
और राइट हैंड साइड में लिखते हैं एसेट्स को। बैलेंस शीट का यही फॉर्मेट है। तो आपके जो एसेट्स हैं वो बराबर होते हैं लायबिलिटीज के, यही तो होती है बैलेंस शीट, ये बराबर होते हैं। तो इसलिए ये बैलेंस शीट, और यहाँ पे भी हम यही बात कर रहे हैं कि एसेट बराबर होनी चाहिए लायबिलिटी प्लस कैपिटल के, और लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में लायबिलिटी और कैपिटल दोनों ही रहते हैं। तो एसेट बराबर लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता ही है। इसी चीज को बैलेंस शीट भी दिखाती है और इसी चीज को अकाउंटिंग इक्वेशन भी दिखाता है। अकाउंटिंग इक्वेशन जो ओरिजिनल है, ओरिजिनल इक्वेशन या फंडामेंटल इक्वेशन इसको कह सकते हैं, ये है एसेट बराबर होनी चाहिए लायबिलिटी प्लस कैपिटल के, यानी कि आपके जो फंड के सोर्स हैं वो आपके फंड के यूज के बराबर होने चाहिए। डराइव्ड इक्वेशन, इस इक्वेशन से कुछ दो नई इक्वेशन डराइव हो जाती हैं। ये खाली मैथमेटिकल तरीका है कि आप ऐसा कह सकते हैं कि भी जब लायबिलिटी और कैपिटल दोनों मिलकर के एसेट हैं तो इसका मतलब एसेट में लायबिलिटी घटा दोगे तो कैपिटल आ जाएगी, और एसेट में से कैपिटल घटा दोगे तो लायबिलिटी आ जाएगी। इसलिए हम इनसे दो इक्वेशन डराइव कर सकते हैं। लायबिलिटी बराबर होंगी एसेट माइनस कैपिटल, और कैपिटल बराबर होगी एसेट माइनस सॉरी, ये कैपिटल की जगह यहाँ पे लायबिलिटी होना चाहिए, यानी कि कैपिटल बराबर होगी एसेट माइनस लायबिलिटीज। तो इस तरीके से ये अकाउंटिंग इक्वेशन है। अब इसको अकाउंटिंग इक्वेशन को डिटेल में समझाने के लिए मैंने एक इलस्ट्रेशन लिया है, एनसीईआरटी से लिया गया है ये इलस्ट्रेशन, और इसको मैं सोल्व कराऊंगा अभी। इसमें हम देखेंगे, कहा गया है कि एनालाइज द इफेक्ट ऑफ ईच ट्रांजैक्शन ऑन एसेट एंड लायबिलिटीज एंड सो दैट द बोथ साइड ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन रिमेन्स इक्वल। हमें बताना है कि दोनों साइड अकाउंटिंग इक्वेशन की इक्वल रहती हैं चाहे कितनी भी ट्रांजैक्शन हो जाए। ये सारी ट्रांजैक्शंस हैं। इंट्रोड्यूस्ड रुपीज 8 लाख एज कैश एंड 50,000 बाई स्टॉक। किसी बिजनेसमैन ने ऐसा किया, उसने पहले 8 लाख रुपया कैश लगाया, 50,000 का स्टॉक लगा दिया अपने बिजनेस में, फिर उसके बाद उसने प्लांट खरीदा कहीं से 3 लाख रुपए का और 15,000 कैश में पे कर दिया, बाकी उधार रहा, बाद में देगा वो पे करेगा। डिपॉजिट किए 6 लाख रुपया बैंक में जमा कर दिए। परचेज किया ऑफिस के लिए फर्नीचर 1 लाख का और पेमेंट चेक से कर दी उसकी। परचेज किए गुड्स 80,000 रुपए के कैश में और 35,000 रुपए के क्रेडिट में खरीदे, उधार खरीदे। गुड्स 45,000 45,000 की बेची, 60,000 में 60,000 रुपए में कैश बेसिस पे, और गुड्स जो 80,000 की थी वो सेल कर दी 1,25,000 में और क्रेडिट बेसिस पे। तो इस तरीके से ये जो ट्रांजैक्शंस हैं, कुछ और ट्रांजैक्शन इनको हम 1 बाय 1 देखेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन में रिकॉर्ड भी करेंगे और उससे आप अकाउंटिंग इक्वेशन को सीख भी जाएंगे। अगर थोड़ी प्रॉब्लम्स है तो उसको डिटेल में समझ भी जाएंगे। या चेक इशूड टू सप्लायर ऑफ गुड्स वर्थ ₹35,000, चेक इशू किया सप्लायर को गुड्स का 35,000 का, चेक पे कर दिया यानी कि सप्लायर्स का कुछ पैसा बचा था उसकी पेमेंट की। चेक रिसीव किया किसी कस्टमर से 75,000 का, और विड्रॉ किया ओनर ने पर्सनल यूज के लिए 25,000 रुपये ओनर ने विड्रॉ कर लिए। यहाँ पे मैं 2 ट्रांजैक्शन और लिख देता हूँ जो काफी महत्वपूर्ण है, उन पे कभी कभी कुछ लोगों को दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैं 2 ट्रांजैक्शन और इसमें जोड़ देता हूँ। अकाउंटिंग इक्वेशन का हालांकि कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है अकाउंटिंग इक्वेशन का जिसके लिए ये कहा जाए कि इसी तरीके से बनेगी, लेकिन ये एक इस तरीके का फॉर्मेट होना चाहिए इसका अकाउंटिंग इक्वेशन का। अब एक एक करके हम सभी ट्रांजैक्शंस का इम्पैक्ट इस पे देखते जाएंगे और किस तरीके से बनाते हैं ये भी यहाँ पे पता चलता जाएगा। यहाँ पर एक अकाउंटिंग इक्वेशन हम बना के देखेंगे। इलस्ट्रेशन है हमारे सामने। एनालाइज करना है इफेक्ट ऑफ ईच ट्रांजैक्शन, एसेट्स ऑन लायबिलिटीज पे जो इफेक्ट है वो देखेंगे, चेक करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन के माध्यम से, एंड सो दैट बोथ साइड्स ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन रिमेन्स इक्वल। और ये दिखाना है कि अकाउंटिंग इक्वेशन की दोनों साइड बराबर रहती हैं हर ट्रांजैक्शन के बाद। सबसे पहली ट्रांजैक्शन लेते हैं, इंट्रोड्यूस्ड ₹8 लाख एज कैश एंड ₹50,000 बाई स्टॉक। बिजनेस चलाया गया और बिजनेस में जब स्टार्ट किया तो 8 लाख रुपए कैश लगाए मालिक ने और 50,000 रुपए का स्टॉक लगाया। तो इसको किस तरीके से अकाउंटिंग इक्वेशन में दिखाएंगे? अकाउंटिंग इक्वेशन में लिखेंगे बिजनेस स्टार्टेड, और बिजनेस स्टार्टेड के बाद दरअसल जो कॉमन अकाउंट होते हैं चाहे एसेट से रिलेटेड, लायबिलिटी से रिलेटेड, कैपिटल से रिलेटेड, उनको लिख लिया जाता है यहाँ पे पहचान करके ट्रांजैक्शन की, या एक एक ट्रांजैक्शन के माध्यम से देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे कैश इंट्रोड्यूस किया तो कैश होना होगा, स्टॉक है तो स्टॉक लिखना होगा,
और बिजनेसमैन जब बिजनेस चलाता है तो उसको कैपिटल बोलते हैं, तो इस साइड में कैपिटल लिखना होगा। इक्वेशन में आगे बढ़ेंगे हम तो किस तरीके से इसको रिकॉर्ड करेंगे। हमारे पास कैश आया, यहाँ पे कैश 8 लाख लिखना होगा। 50,000 रुपए स्टॉक आया बिजनेस में, 50,000 स्टॉक लिखना होगा। तो दो एसेट हो गई और ये दोनों ही एसेट ओनर ने लगाई हैं, तो यानी कि ओनर का कैपिटल अकाउंट आ जाएगा कैपिटल साइड में। इसको हम किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे। 8 लाख रुपए कैश में, स्टॉक में 50,000 रुपए और कैपिटल में 8,50,000। इस तरह ये दोनों साइड फिर से बराबर हैं, एसेट बराबर हैं लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के, और कोई इंफॉर्मेशन अभी है नहीं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अगली ट्रांजैक्शन लिखेंगे। पहली जो दो ट्रांजैक्शन है वो लगातार लिखी जाती हैं। सेकंड ट्रांजैक्शन है परचेज किया प्लांट 3 लाख रुपए का, जिसमें 15,000 कैश पे किया और बैलेंस जो है वो बाद में पे किया जाएगा, यानी कि बाकी पैसा उधार है। तो इस ट्रांजैक्शन में क्या इंपैक्ट पड़ा ये देखना है हमें। 3 लाख रुपए का प्लांट हमारे पास आया तो एक एसेट हमारे पास आ गई 3 लाख रुपए की। साथ ही साथ 50,000 रुपए, ये 15,000 रुपए हमने कैश दिया तो कैश कम हो गया 15,000 रुपए। बाकी जो अमाउंट रह गई वो हमारे पास एक हमारे लिए लायबिलिटी बन गई। तो इसको किस तरह रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ पे सेकंड ट्रांजैक्शन लिखेंगे। प्लांट परचेज में 15,000 रुपीज कैश में से कम हो जाएंगे, 3 लाख रुपीज का प्लांट बढ़ जाएगा, 2,85,000 रुपीज क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे हमारे। इस तरीके से इन एसेट को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। प्लांट में आ गया, जो प्लांट बढ़ा कैश में से कम हो गया और उधर क्रेडिटर्स में एक लायबिलिटी बढ़ गई। इसके बाद इसी तरह से अब जब दो ट्रांजैक्शन एक साथ हो जाती हैं तो न्यू इक्वेशन बनाई जाती है। न्यू इक्वेशन में क्या करेंगे, जो पहली वाली ट्रांजैक्शन थी ये और सेकंड वाली जो ट्रांजैक्शन है ये, इन दोनों का टोटल कर दिया जाता है। इनका टोटल निकालेंगे तो कैश जो रह गया 8 लाख में से 15,000 चले गए, 7,85,000 रुपीज रह गया। स्टॉक 50,000 एज इट इज है और प्लांट 3 लाख का हो गया, क्रेडिटर्स 285 के और कैपिटल 8,50,000 की एज इट इज है। आगे बढ़ेंगे, अगली ट्रांजैक्शन है डिपॉजिट किए 6 लाख रुपए बैंक में। बैंक में डिपॉजिट करने से 6 लाख रुपए कैश कम हो गया, कैश चला गया हमारे यहाँ से और बैंक में 6 लाख रुपए बढ़ गए। तो डिपॉजिटेड इनटू बैंक, और यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, इसमें लिखेंगे 6 लाख रुपए कैश में से कम कर देना है और 6 लाख रुपए बैंक नाम की एक नई एसेट बना देनी है। एसेट साइड में बैंक, इसका मतलब है कैश एट बैंक, और इस तरह यहाँ पे अमाउंट बढ़ गई और कहीं कोई चेंज नहीं हुआ। इसके बाद अब न्यू इक्वेशन फिर से आ जाएगी। जब भी अगली ट्रांजैक्शन आती जाएगी तो पिछले बैलेंस में शामिल करते हुए न्यू इक्वेशन हमारे सामने आती जाएगी। नई इक्वेशन बन गई, 785 से 6 लाख कम हो गया कैश तो 185 रह गया। स्टॉक एज इट इज है 50,000, प्लांट 3 लाख है और कैश एट बैंक 6 लाख है। बाकी क्रेडिटर और कैपिटल एज इट इज है। इसके बाद अगली ट्रांजैक्शन देखेंगे, परचेज किया ऑफिस फर्नीचर 1 लाख रुपए का और पेमेंट उसकी चेक से करी, तो फर्नीचर बढ़ जाएगा हमारे पास 1 लाख का और चेक से पेमेंट करेंगे तो बैंक में से 1 लाख रुपए कम हो जाएंगे। तो इसको रिकॉर्ड करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे फर्नीचर परचेज्ड। और अब देखेंगे कैश पे कोई अंतर आया नहीं है क्योंकि चेक से पेमेंट करी है। स्टॉक पे कोई चेंज नहीं है, प्लांट में कोई चेंज नहीं है। बैंक कम हो जाएगा 1 लाख रुपए से, चेक से पेमेंट करी और 1 लाख रुपए का हमारे पास बढ़ जाएगा फर्नीचर। बाकी क्रेडिटर और कैपिटल में भी कोई चेंज नहीं है। आगे बढ़ेंगे और फिर से न्यू इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी। न्यू इक्वेशन इस तरह बन गई, पिछली तरह ही यहाँ पे फिर फर्दर आगे जोड़ते चले जाएंगे। कैश एज इट इज रहा, स्टॉक एज इट इज रहा, प्लांट एज इट इज रहा, बैंक कम हो गया 5 लाख रह गया, फर्नीचर 1 लाख हो गया, क्रेडिटर और कैपिटल एज इट इज है। इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे और अगली ट्रांजैक्शन देखेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज की गुड्स 80,000 की कैश और 35,000 रुपीज क्रेडिट। जो गुड्स परचेज करेंगे 80,000 कैश परचेज है और 35,000 का क्रेडिट परचेज है। कुल मिलाकर के गुड्स कितनी बढ़ गई ये देखेंगे, कैश कितना कम हो गया ये देखेंगे और 35,000 रुपीज क्रेडिटर में बढ़ गए ये देखेंगे और इनको अब रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे गुड्स परचेज और इस तरह रिकॉर्डिंग हो जाएगी। 80,000 कैश कम हो गया, स्टॉक हमारा बढ़ गया 1,15,000 से क्योंकि 80,000 नकद है और 35,000 का उधार है। इसके बाद 35,000 रुपीज के क्रेडिटर बढ़ गए। इसके बाद फिर से एक नई इक्वेशन हमारे सामने आ जाएगी, नई इक्वेशन हो जाएगी। इन सबको फिर उसी तरीके से लेस या ऐड करते रहेंगे। 185 में से 80 गए तो 1,05,000 बच गए।
स्टॉक बढ़ गया, बाकी चीजें एज इट इज हैं। इधर जो क्रेडिटर्स थे उनमें भी 35,000 रुपीज बढ़ गए। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, सिक्स्थ ट्रांजेक्शन है गुड्स अमाउंटिंग रुपीज 45,000 was sold for 60,000 ऑन कैश बेसिस। 45,000 रुपए अमाउंट की गुड्स बेची गई 60,000 रुपए में कैश, तो कैश 60,000 आया, स्टॉक 45 से कम होगा, बाकी जो है हमको वो प्रॉफिट हुआ वो कैपिटल में जोड़ दिया जाएगा, तो उसमें लिखेंगे गुड्स सोल्ड और यहाँ पे इस तरह इनको रिकॉर्ड कर देंगे। 60,000 रुपए हमारा कैश बढ़ गया, हमने 60,000 में बेचा है, 60,000 कैश आया, स्टॉक 45 से कम हुआ और 15,000 का हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ जाती है, एक्सपेंस से कैपिटल घट जाती है। फिर से न्यू इक्वेशन आ जाएगी, ये न्यू इक्वेशन आ गई। कंटिन्यूअस उसी तरीके से नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखेंगे, सेवंथ गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 80,000 was sold for रुपीज 125 ऑन क्रेडिट। यहाँ पे क्रेडिट पे बेचा है तो कैश कुछ नहीं आया है, 125 क्रेडिट पे बेचा है, हमारे डेटर एक नई एसेट बन जाएगी और यहाँ पे आगे लिख देंगे एसेट साइड में डेटर नाम की नई एसेट, डेटर के नीचे उसकी सीध में ही लिखा जाएगा जितने के डेटर हमारे बन जाएंगे। तो गुड्स सोल्ड में अब रिकॉर्ड करेंगे किस तरीके से, कैश में कोई चेंज है नहीं, 80,000 कॉस्ट वाली गुड्स हैं जो हमने बेची हैं, तो 80,000 का स्टॉक कम हो गया, बाकी कोई चेंज नहीं है। डेटर बढ़ गए 125 के और क्योंकि हमने ज्यादा में बेचा है तो प्रॉफिट हुआ, उससे कैपिटल बढ़ गई 45 से। फिर से न्यू इक्वेशन आ जाएगी, न्यू इक्वेशन हमारे पास आ गई, 1,65,000 कैश। इसी तरीके से बाकी सबको लिखते चले जाएंगे, तरीका वही है, एडजस्ट करते रहेंगे, एड लेस। नेक्स्ट देखेंगे, चेक इशूड टू द सप्लायर ऑफ गुड्स वर्थ रुपीज 35,000। गुड्स के सप्लायर को हमने 35,000 का चेक दिया, तो सप्लायर यानी कि हमारा क्रेडिटर था, 35 से क्रेडिटर कम हो जाएगा और हमने चेक दिया है तो बैंक कम हो जाएगा। इस तरह इसको लिखेंगे, 35,000 बैंक में से कम हो गए, चेक दिया हमने, और 35,000 क्रेडिटर कम हो गए, हमने उनका पैसा चुका दिया। न्यू इक्वेशन आ जाएगी, बाकी सब एज इट इज है और जो चेंज हुआ है बैंक में वो माइनस करके लिख दिया है, इसी तरह क्रेडिटर्स में से माइनस करके लिख दिया है। आगे बढ़ेंगे, अगली ट्रांजैक्शन, चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर अमाउंटिंग रुपीज 75,000। 75,000 का चेक मिला कस्टमर से, रिकॉर्ड करेंगे, चेक मिला है, बैंक में बढ़ जाएंगे 75,000 रुपए का, जितने का चेक मिला है हमारे कस्टमर से मिला है तो कस्टमर का बैलेंस कम हो जाएगा, डेटर का 75 उसमें से घटा देंगे। इस तरह न्यू इक्वेशन हमारे सामने आ जाएगी फिर से, और उसी तरीके से ऐड और लेस करते चले जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, विड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज रुपीज 25,000। 25,000 रुपए ओनर ने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिए। पर्सनल यूज के लिए ओनर निकालता है तो उसको ड्राइंग कहते हैं। यहाँ पे ड्राइंग्स मेड लिखेंगे और रिकॉर्ड करेंगे इसको। 25 कैश निकला है तो कैश कम हो गया, वो माइनस हो गया। 25 से ओनर ने पैसा निकाला है तो ओनर की कैपिटल कम कर देंगे। जब वो पैसा लगाता है तो उसकी कैपिटल बढ़ती है, जब वो निकाल लेता है तो कैपिटल घट जाती है। अगर कोई प्रॉफिट होता है तो मालिक की कैपिटल बढ़ती है, अगर कोई लॉस होता है, एक्सपेंस होता है तो मालिक की कैपिटल घट जाती है। फिर से न्यू इक्वेशन हमारे सामने इस तरीके से आ गई। नेक्स्ट देखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रुपीज 2,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,000 रुपए है, इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दरअसल एक्सपेंस है तो मालिक की कैपिटल में से घटेगा, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मालिक को ही दिया जाता है फर्म के द्वारा, तो मालिक के लिए वो उस तरह इनकम भी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए खर्चा है और ओनर के लिए इनकम है। ओनर के लिए इनकम है तो इसलिए ओनर की कैपिटल में जुड़ जाएगा, क्योंकि जब तक फर्म कैश में उसको देगी नहीं तब तक वो मालिक का पैसा फर्म के ऊपर उधार है तो कैपिटल में जोड़ दिया जाता है। दूसरी तरफ क्योंकि फर्म के लिए खर्चा है और फर्म अपने खर्चे को चार्ज किससे करेगी, नेचुरली ओनर से ही करेगी, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल में जुड़ेगा, कैपिटल से ही घटेगा। इस तरह इसकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी, प्लस 2,000 इनकम होने की वजह से और एक्सपेंस होने की वजह से माइनस 2,000। इस तरह न्यू इक्वेशन एज इट इज रही। अब इसके बाद नेक्स्ट रह गया हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग रुपीज 1,000 और 1,000 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का भी यही केस होता है, मालिक से चार्ज किया जाता है जो उसने ड्रॉइंग करे हैं। मालिक से फर्म चार्ज करती है, फर्म के लिए इनकम होती है,
अब इनकम फर्म किसको देगी, मालिक को ही देगी अल्टीमेटली, तो मालिक की कैपिटल में जुड़ेगा। दूसरी तरफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मालिक से ही चार्ज भी किया जाता है, तो मालिक की कैपिटल से घटाया जाता है। इस तरह इसका ट्रीटमेंट भी -1000 और +1000। अब इसके बाद जब सारी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाती हैं तो फाइनल इक्वेशन लिखी जाती है, सबको एडजस्ट करते हुए अमाउंट्स को जो एज इट इज थे उनको एज इट इज लिख लिया, यहाँ पे प्लस माइनस बराबर हो गया तो ये भी एज इट इज रहा। अल्टीमेटली ये फाइनल इक्वेशन रही हमारी। फाइनल इक्वेशन में देखेंगे, अब जो फाइनल इक्वेशन के आइटम है उनसे बैलेंस शीट भी बनाई जाती है, इसको इसीलिए बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहा जाता है। बैलेंस शीट को फिट करती है। लायबिलिटीज में क्रेडिटर और कैपिटल दोनों ही लायबिलिटी है। क्रेडिटर 285 की है तो 285 यहाँ आ गए, कैपिटल 885 की है वो यहाँ पे आ गई। एसेट साइड में से सारी एसेट यहाँ पे आएंगी। कैश आ जाएगा 140 का, 40,000 का स्टॉक यहाँ आ जाएगा, 3 लाख का प्लांट यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद बैंक 5,40,000 यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद फर्नीचर 1 लाख बचा हुआ है यहाँ पे आ जाएगा। डेटर 50,000 बैलेंस है यहाँ पे आ जाएगा। दोनों साइड का टोटल कर दिया, बराबर आ गया। तो इस तरह अकाउंटिंग इक्वेशन को हम बैलेंस शीट के माध्यम से भी देख सकते हैं।